हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइको सोशल डेवलपमेंट बाय एरिक एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने एक सिद्धांत दिया था, एक थ्योरी दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की। हिंदी में इसे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, उनमें से एरिक्सन ने अपना ये सिद्धांत दिया था और ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, या और भी जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, सी टेट होता है, पूरे इंडिया के जितने भी टेट वाले एग्ज़ाम होते हैं सभी में इसका एक क्वेश्चन आता ही है। और एरिक्सन देखिए, इन्हें नव फ्राइडवादी कहा जाता है। ये कहते हैं फ्राइड थे हमारे, ये उनके शिष्य थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और इनकी एक बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, और यहाँ देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखा, आपको इनकी बुक का नाम याद रखना है, जो 1950 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में इन्होंने अपना ये सिद्धांत, ये थ्योरी प्रस्तुत की थी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति का जो मानसिक विकास, मतलब मानसिक और सामाजिक जो विकास होता है, वो जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इस सिद्धांत में एरिक्सन साहब ने बताया है कि व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में क्या करता है, कैसे करता है, इसको उन्होंने 8 स्टेजेस में बताया, 8 स्टेजेस में। और हिंदी में बोले तो 8 अवस्थाओं में उन्होंने व्यक्ति के पूरे जीवन को, होल लाइफ को डिस्क्राइब किया है, पूरी लाइफ को बताया कि भाई उसका पूरा जीवन कैसे होता है, क्या करता है, कैसे होता है। उन्होंने इसको 8 अवस्थाओं में बताया है। ठीक है, अभी हम वो अवस्थाएं भी देखेंगे, पर उससे पहले एक बार आप ये सिद्धांत समझ लीजिए कि सिद्धांत एक्चुअल में कहता क्या है। देखिए, यहाँ मैंने लिख के एक्सप्लेन किया, आप पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा मैं आपको समझाता हूँ। मतलब कि कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है ना, वो अच्छा बनेगा, खराब बनेगा, या किसी भी टाइप का उसमें व्यवहार होगा, वो सब किस पे डिपेंड करता है, मतलब ये सब उस पर डिपेंड करता है जो उसके आसपास के लोग हैं, उससे उसको कैसे एक्सपीरियंस मिलते हैं, कैसे अनुभव मिलते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति को बचपन से सब कुछ अच्छा मिला है और उसके साथ हमेशा अच्छा बिहेव हुआ, तो वो दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव करता है। और अगर उसके साथ खराब बिहेव हुआ है, बचपन में उसके साथ कुछ गलत हुआ है, या फिर जवानी में भी कुछ गलत हुआ है, तो फिर उसका सबकी तरफ नज़रिया जो है वो नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। जैसे किसी बच्चे को आप डांट देते हैं, पीट देते हैं, तो फिर वो डरने लग जाता है और फिर सब पे शक करने लग जाता है, और ये फिर वो लाइफ टाइम सबके साथ करता है। और अगर वहीं किसी बच्चे को आप हमेशा शाबाशी देते हैं, हर अच्छे काम के लिए उसको शाबाशी देते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, तो उसमें फिर पूरे जीवन के लिए वो हिम्मत आ जाती है और वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। तो व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, या फिर उसमें कौन से मनोवैज्ञानिक गुण उत्पन्न होंगे, ये आसपास के वातावरण से उसको जो अनुभव मिलते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। और वातावरण का मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे आसपास की जो भी समाज है, जैसे माता पिता हो गए, माता पिता ने हमको कैसे पाला पोसा, हमारे दोस्त कैसे रहे, स्कूल में अच्छे दोस्त रहे, खराब दोस्त रहे, उन्होंने हमारे साथ अच्छा बिहेव किया, खराब बिहेव किया, या फिर स्कूल हमारी कैसी थी, स्कूल में टीचर्स कैसे थे, तो जैसा वो हमारे साथ करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। और अब हम उन 8 स्टेजेस को समझते हैं। देखिए, जो एरिक्सन साहब ने जो 8 स्टेजेस बताई, उसमें से हम पहले 4 स्टेजेस समझते हैं। जो स्टेजेस हैं, देखिए उन्हें हम हिंदी में अवस्था कहते हैं, और साथ में इसका एक अलग नाम द्वंद्व, जिसको इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। देखिए, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें, विपरीत चीज़ें, जैसे एक पूरब है तो एक पश्चिम है, एक लेफ्ट है तो एक राइट है, बिल्कुल ही एकदम उल्टी जो चीज़ें होती हैं उनको द्वंद्व कहा जाता है। जब दो चीज़ें ऐसी आ जाती है जो बिल्कुल विपरीत है तो उन्हें द्वंद्व कहा जाता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरफ तो हमने स्टेजेस लिखी, अवस्थाएं, और इन अवस्थाओं के साथ में इनके कुछ गुण होते हैं जो बच्चे के अंदर आ जाते हैं, और साथ में यहाँ पे एज लिखी हुई है। आपको इन सभी स्टेजेस को क्रम से याद करना है, सीरियल से, कि इस कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है। ठीक है, और हम देखिए पहली स्टेज समझते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए क्या होता है, जब एक 1.5 साल का बच्चा होता है, मतलब पैदा होने से लेकर 1.5 साल तक का जो बच्चा होता है, अगर उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है, जिससे उसकी ज़रूरतें क्या होती है उस टाइम, खाना पीना है, और नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, तो अगर उसको टाइम पे दूध मिलता है, अच्छी नींद मिलती है एकदम, और माता पिता से बढ़िया प्यार मिलता है, सभी से प्यार मिलता है, तो बच्चे के अंदर विश्वास वाला गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और
ये विश्वास जो होता है फिर उसका आगे लाइफ टाइम उसके साथ रहता है। और दूसरा होता है अविश्वास। विश्वास वर्सेस अविश्वास। अगर बच्चे को टाइम पे खाना नहीं मिलता, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उसको नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसमें फिर अविश्वास पैदा हो जाता है। फिर वो किसी पे बिलीव नहीं करता, सबके ऊपर उसका अविश्वास हो जाता है। और ये जो पॉजिटिव फैक्टर होता है विश्वास वाला, अगर ये ज़्यादा मात्रा में बच्चे को मिलता है तो बच्चे के अंदर गुण विकसित होता है जिसे आशा कहते हैं। और ये आशा ऐसे है, मतलब जैसे जीवन को जीने के प्रति एक आशा का संचार उसमें हो जाता है, और वो ही समझ पाता है कि एक दूसरे की हेल्प से और एक दूसरे पर विश्वास करके ही हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। और अगर इसके विपरीत उसको अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसमें अविश्वास हो जाता है और फिर वो सभी पर अविश्वास करता है। और ये नहीं कि बस ये इस उम्र तक, इस आयु तक ही सीमित रहेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो ये पूरी लाइफ वहाँ तक भी ये गुण उसके साथ चलते हैं। अगर विश्वास वाला गुण ज़्यादा मात्रा में हुआ है तो विश्वास के साथ उसके बच्चे के अंदर आशा आती है और ये पूरी लाइफ उसके साथ रहती है। चलिए अब दूसरी स्टेज को देखते हैं। दूसरी जो स्टेज होती है वो 1.5 से 3 साल के बच्चों के लिए होती है। और एरिक्सन ने इसे कैसे समझाया है, इसका नाम है स्वायत्तता या फिर स्वतंत्रता बनाम शर्म व संदेह। देखिए, स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? स्वायत्तता का मतलब होता है ये समझ कि मैं अपने से संबंधित जो भी काम है वो खुद कर सकता हूँ, खुद उन पर नियंत्रण कर सकता हूँ, सारे काम हम खुद कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। ये इसका मतलब होता है, स्वायत्तता का मतलब ये होता है। देखिए, इस स्टेज में क्या होता है, और इंग्लिश में से बोला जाता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, देखिए स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एरिक्सन साहब टॉयलेट ट्रेनिंग के माध्यम से हमें समझाते हैं। ठीक है, अगर जो छोटा बच्चा होता है, इस उम्र का 1.5 से 3 साल का बच्चा होता है, अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से कराई जाए, जैसे अगर उसको हमेशा प्यार से समझाया जाता है कि भाई आपको टॉयलेट सूसू पोटी कहाँ पे करना है, कैसे करना है, और ये सब करने की एक फिक्स जगह होती है, केवल वहीं पे करना है। अगर आपको कभी भी टॉयलेट लगे तो आप हमें आके बताइए, मतलब पेरेंट्स को आके बताइए, तो हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे। अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से कराई जाती है तो बच्चे में फिर स्वायत्तता का गुण उत्पन्न होता है। इसका मतलब फिर उसको ये लगने लग जाता है कि हाँ भाई, अब मेरे जो भी कुछ काम है वो मैं खुद कर सकता हूँ। वहीं अगर जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है वो कठोर तरीके से दी जाती है, बार बार उसको डांटा जाता है, पीटा जाता है। बताइए, इतना छोटा सा बच्चा है, जैसा आप सोचिए, आप कहीं बाहर गए हैं और बाहरी बच्चे ने टॉयलेट कर दी एकदम से, और वहीं पे पेरेंट्स उसको डांटने लग जाते कि तुम इतने बड़े हो गए हो, अब 3 साल के हो गए हो, तुम्हें अभी तक टॉयलेट करना नहीं आता है, हमें नहीं बता सकते क्या? अगर उससे इस तरह से डांट के, पीट के, डरा के, धमका के समझाया जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में, तो फिर बच्चे में शर्म और संदेह का गुण विकसित हो जाता है। मतलब फिर उसको अपने आप पे शर्म आने लग जाती है कि नहीं, मैं तो कोई काम अच्छे से कर ही नहीं सकता हूँ, और उसको अपने ऊपर संदेह हो जाता है, गिल्ट, उसको डाउट उसको अपने ऊपर हो जाता है कि भाई मैं कोई काम अच्छे से कर ही नहीं सकता हूँ, इसमें मेरी ही गलती है। उसको अपने जो भी काम होती है, जो अपनी क्षमताएं होती है, उस सभी के ऊपर उसको डाउट होने लग जाता है, और उसको हर जगह शर्म आती है, और ये फिर आगे पूरी लाइफ चलता रहता है। ऐसे जो बच्चे जो फिर जब बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, फिर उनको हर काम में फिर शर्म ही आती है, और वो शर्मिले हो जाते हैं, और वो हमेशा अपने ऊपर डाउट करते हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर जो पॉजिटिव फैक्टर है, जो सकारात्मक वाला जो स्वायत्तता या स्वतंत्रता है, अगर बच्चे में ये ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, तो फिर बच्चे में एक इच्छा, जिसे इंग्लिश में हम भी बोलते हैं, वो वाला गुण डेवलप होता है। और इस इच्छा या चाह में क्या होता है, देखिए, मतलब उसको ये लगने लग जाता है कि भाई मैं अपने कार्यों को, अपनी चीज़ों को अच्छे से कर सकता हूँ और खुद पर आत्मनियंत्रण कर सकता हूँ। उसको ज़्यादा किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपने काम कर सकता है। तो ये वाला गुण उसमें उत्पन्न होता है। और जो तीसरी जो स्टेज है उसे बोलते हैं पहल शक्ति बनाम दूषिता। ये कौन सी आयु के बच्चों के लिए होती है? ये 3 से जो 6 साल के बच्चे के लिए होते हैं उनमें। देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं और जब वो 3 से 6 साल वाली आयु में पहुंच जाते हैं, तो उनका मानसिक विकास भी हो चुका होता है और थोड़ा बहुत शारीरिक विकास भी हो चुका होता है। तो वो हर काम के लिए पहल करते हैं कि जैसे वो जो भी काम देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसा आप कभी छोटे बच्चों को देखिएगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो भी सारे काम करना चाहते हैं। जैसे अगर उनको नहलाया जाता तो वो बोलते नहीं, मैं खुद नहा लूँगा। या जैसे मम्मी खाना बना रही है, रोटी बना रही है, तो बच्चे जाके बोलते हैं हम भी खाना बनेंगे, हमें भी रोटी बनानी है। या जैसे मम्मी अगर झाड़ू लगा रहे हैं या पापा कैंची से कुछ काट रहे हैं तो बच्चे बोलते हैं मैं भी काटूंगा। तो वो इस तरह से पहल करते हैं बार बार।
मतलब उनको ये करना बहुत अच्छा लगता है कि ये नेचुरल चीज़ है जो उनके अंदर उस समय आ जाती है, ये बाहर से नहीं, उनके अंदर नेचुरली आता है कि हर काम में वो पहल करना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। और ये इस तरह से मतलब उनको ये लगता है कि यार ये काम मैं भी कर सकता हूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। और अगर पेरेंट्स और उनके जो बड़े भाई बहन होते हैं, अगर वो इस पहल को वो बढ़ावा देते हैं कि हाँ बेटा तुम भी थोड़ा सा ये काम कर लो, या तुम भी थोड़ी सी ये लो झाड़ू ले लो, अगर उस बच्चे को पहल करने दिया जाता है, उस बच्चे के पहल को बढ़ावा दिया जाता है, तो उस बच्चे के अंदर उद्देश्य का गुण विकसित होता है। अगर पॉजिटिव मात्रा में पहल शक्ति इनिशिएटिव को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो बच्चे के अंदर उद्देश्य का गुण विकसित हो जाता है। उद्देश्य मतलब यह उद्देश्य बच्चों को जीवन में आगे कैसे बढ़ना है इसके लिए प्रेरित करता है। वहीं अगर हम उनकी पहल शक्ति को दबा देते हैं, उनको डांट देते हैं, नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम मत करो ये काम, तुम बस खिलौनों से खेलो, अगर हम उनकी पहल को बार बार रोकते हैं, उनको पहल नहीं करने देते, उनको पहल करने पर डांट देते हैं, तो फिर बच्चे में दोष उत्पन्न हो जाता है, दोषिता, जिसको इंग्लिश में बोलते गिल्ट। मतलब फिर उसको अपना भी गिल्ट होने लग जाता है कि ये इसमें तो मेरी गलती है, या फिर मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ। कुछ भी गलत होता है तो वो खुद को गिल्टी महसूस करता है, खुद को गलत महसूस करता है कि ये तो मेरी वजह से गलत हुआ है। तो ये जो तीसरी स्टेजेस होती है, अगर पॉजिटिव फैक्टर ज़्यादा मात्रा में मिले, पहल शक्ति वाला, अगर उसके इनिशिएटिव को पेरेंट्स ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, उसको हर छोटा मोटा काम करने दिया जाता है उसकी इच्छा अनुसार, तो बच्चे में उद्देश्य पर्पस का गुण विकसित होता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तब भी ये पहल शक्ति इनिशिएटिव उसके अंदर बना रहता है। जैसे जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है, और कोई भी नई चीज़ होती है उन नई चीज़ों में कैसे पहल करना है, ये सब मतलब उसके अंदर हमेशा फिर बना रहता है। और जो चौथी जो स्टेज है, परिश्रम बनाम हीनता, ये 6 से 12 साल के बच्चे के लिए होती है। मतलब इस आयु में क्या होता है, जब 6 से 12 साल का बच्चा होता है, वो देखिए उस टाइम में 6 से 12 साल का बच्चा अब उसका काफ़ी ज़्यादा मानसिक विकास हो जाता है, वो स्कूल जाने लग जाता है, स्कूल में काफ़ी कुछ सीखता है, अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी कुछ सीखता है, टीचर से काफ़ी कुछ सीखता है। और इस उम्र में क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनमें शारीरिक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है। मतलब इस उम्र में बच्चों के अंदर शारीरिक ऊर्जा बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करना चाहते हैं। अब जैसे कि क्या है, अब हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ रही है, बहुत सारी शक्तियाँ कहीं, तो हम उसको कहीं तो खर्च करेंगे, अगर खर्च ना करें तो हम अंदर ही अंदर पागल हो जाएंगे। तो वैसे ही बच्चों के साथ होता है, उनमें एक शारीरिक ऊर्जा आ जाती है इस उम्र में, तो फिर वो बहुत सारा काम करना चाहते हैं, बहुत सारा परिश्रम करना चाहते हैं, इसके लिए वो बहुत खेलकूद करते हैं या दूसरा बहुत सारे कामों में मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ बच्चे क्या करते हैं, जो अपनी शारीरिक क्षमता जो होती है उसको खेलों के अंदर लगाते हैं। अगर हम पेरेंट्स जो है परिश्रम को बढ़ावा देते हैं तो बच्चों के अंदर क्षमता वाला गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फिर बच्चे के अंदर ये क्षमता आ जाती है, उनको ये लगने लग जाता है कि हाँ भाई मेरे अंदर ये योग्यता है और मैं कोई भी काम को अच्छे से कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है। अगर हम उसके परिश्रम वाले गुण को बढ़ावा देवे, अगर हम उसको सारे काम करने दिए जाए, ठीक है। और अगर हम उसे बार बार डांट देते हैं बच्चे को, इस उम्र के बच्चे को खेलने नहीं दिया जाता है, उसकी शारीरिक ऊर्जा का हम खर्च नहीं करने देते, नहीं तुमको बाहर नहीं जाना है, साइकिल नहीं चलानी, तुमको चोट लग जाएगी, इतनी देर नहीं खेलना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो फिर उसके अंदर एक हीनता का भाव आ जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फेरिटी, ठीक है। इन्फेरिटी का मतलब हम डायरेक्ट इसका देखिए, हम इसको तुलना से जोड़ सकते हैं। ऐसे बच्चे क्या होता है जिनमें हीनता का गुण आ जाता है, फिर वो हमेशा दूसरों से तुलना करने लग जाते हैं कि अरे ये काम तो वो कर सकता है पर मैं नहीं कर सकता हूँ। वो अपने आप को हीन समझने लग जाता है, मतलब अपने आप को किसी लायक नहीं समझता, फिर मैं तो इस काम के लायक ही नहीं हूँ। उसके अंदर हीनता बहुत ज़्यादा आ जाती है, और ये हीनता फिर पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ उसके साथ रहती है। वही अगर हम परिश्रम में बच्चों को काम करने दिया जाता है, उनकी शारीरिक ऊर्जा को हम खर्च करने देते हैं, तो उनके अंदर परिश्रम का गुण विकसित होता है, और फिर ये परिश्रम का भाव उनमें बढ़ता है और पूरी लाइफ फिर उनके साथ रहता है। फिर ऐसे बच्चे क्या होते हैं जिनके अंदर परिश्रम पॉजिटिव जो फैक्टर होता है वो ज़्यादा रहता है, तो फिर वो अपने हर काम में मेहनत करते हैं। केवल बचपन में नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपनी पढ़ाई में, अपनी खेलकूद में, अपनी हॉबीज़ में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और वो ये समझते हैं कि हाँ मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर योग्यता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब देखिए अगली जो स्टेज है उसका नाम है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। इंग्लिश में बोले तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन।
ये जो इसकी एज क्या है, 12 से 19 वर्ष, इसको हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। इंग्लिश में बोले तो टीनेज। इसमें क्या होता है, जब बच्चा जब 12 से 19 साल के बीच में होता है, तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें ये समझ में आ जाती है कि भाई मेरी एक अपनी अलग पहचान होनी चाहिए, मैं क्या हूँ और मैं आगे क्या करूँगा, कौन सा करियर लूँगा, या मुझे आगे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है। उसमें ये वाला गुण आ जाता है और उसमें खुद की पहचान वो खोजने लग जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं आगे क्या करूँगा, कैसे करूँगा। और इस चीज़ में मतलब यहाँ होता क्या है, वो जो बालक होता है वो अपनी व्यक्तिगत पहचान खोजने जाता है, और वो समझने लग जाता है कि भविष्य में मुझे इंडिपेंडेंट रूप से जीना है और मैं अपना करियर क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ठीक है। अगर इसमें पेरेंट्स उसका सपोर्ट करते हैं, उसके टीचर्स जैसे होते हैं वो उसका सपोर्ट करते हैं, जैसे जैसे कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो कहती है कि भाई मुझे बड़ा होकर सिंगर बनना है, उसको सिंगिंग का शौक होता है, लेकिन उसके घर वाले और उसके टीचर्स उसको फोर्स करते हैं कि नहीं, सिंगिंग विंगिंग कुछ नहीं करना, इसमें कुछ होता नहीं है, तुमको बड़ा होकर आईएएस या आरएस बनना है। तो फिर इस केस में क्या होता है, अगर उसके मतलब उसकी जो उसकी जो वो पहचान खोजना चाहता है उसके विपरीत उसको उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, तो उसमें एक रोल कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, मतलब उसमें भूमिका भ्रांति हो जाती है। मतलब कैसे, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं सिंगर बनूँ या आईएएस बनूँ, वो समझ नहीं पाता है, मैं खुद के मन की सुनूँ या अपने पेरेंट्स के मन की बात सुनूँ। तो ये वाली जो स्टेज होती है, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, और ये कहीं न कहीं लाइफ़ की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। एरिक्सन साहब ने इसे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न कहा है, ठीक है। और अगर हम इसमें जो पॉजिटिव फैक्टर होता है, सकारात्मक पहचान वाला गुण, मतलब जैसे अगर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है और उसके पेरेंट्स भी उसको बोलते हैं कि हाँ भाई आप जाके क्रिकेटर ही बनो, और उसका सपोर्ट करते हैं, उसे क्रिकेट अकेडमी में भेजते हैं, या जैसे कोई उसको फोर्स नहीं करते कि नहीं नहीं तुम तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, अगर इस तरह से फोर्स नहीं करते हैं तो फिर उसके अंदर गुण उत्पन्न होता है निष्ठा का, फिडेलिटी का, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मतलब उसमें ईमानदारी वाला गुण आ जाता है, वो अपने काम के प्रति फिर पूरी निष्ठा से ईमानदारी से काम करता है, और मतलब लोग उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, वो विश्वसनीय बन जाता है, अपने काम के प्रति पूरे ईमानदारी से काम करता है कि भाई हाँ मैं भी यही बनना चाहता था और मुझे अब मेरी पहचान मिल चुकी है, मुझे सिंगर ही बनना है या मुझे खिलाड़ी बनना है, तो फिर उसके लिए वो पूरी तरह से मेहनत करता है, पूरी निष्ठा से काम करता है। अब देखिए अगली जो स्टेज होती है, घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंग्लिश में कहे तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और इसकी एज होती है 20 से 40 ईयर्स, या मतलब 20 से 40 साल, ठीक है। देखिए ये 20 से 40 साल ऐसी एज होती है, अब इसमें आदमी को अपना एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, और ज़्यादातर आपको पता है सभी जगह शादी इसी उम्र में होती है, 20-21 साल में हो जाती है शादी। अगर उसका पार्टनर उसको अपनी इच्छा से मिल जाता है, या जैसा उसे चाहिए होता है वैसा मिल जाता है, तो फिर उसकी लाइफ में घनिष्ठता आ जाती है, ठीक है ना। घनिष्ठता मतलब कैसे, मतलब वो फिर हर काम को अच्छे से करता है, समझता है, मतलब, और इससे गुण जो उत्पन्न होता है वो होता है प्यार, लव, मतलब वो फिर सभी सभी से प्यार से बात करता है, सभी के साथ अच्छे से रहता है, ये होती है घनिष्ठता, मतलब सबके साथ हंस मिल के घुल मिल के घनिष्ठ रूप से रहता है। वहीं अगर उसको अपनी इच्छा अनुसार पार्टनर नहीं मिला, या फिर जहाँ जैसे उसकी शादी करवाई जाती है और वो लड़का या लड़की खराब निकल जाते हैं, मतलब जैसे अगर इसको आप ऐसे समझिए जैसे कोई अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ गलत व्यवहार करे या बेवफाई कर लेते हैं, तो फिर वो आदमी अलगाव में चला जाता है, मतलब जैसा इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन आपने अभी जो कोविड वाला टाइम चला तो उस टाइम आपने बहुत सुना होगा कि भाई इसको कोरोना हो गया, इसको आइसोलेट कर दिया है, पूरे घर वालों से अलग कर दिया है, और अब ये अलग ही कमरे में रह रहा है, इसका खाना पीना सब अलग कर दिया, तो उसको बोलते हैं आइसोलेट करना, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो हमको ज़बरदस्ती आइसोलेट करना पड़ रहा था, लेकिन अगर व्यक्ति को सही पार्टनर नहीं मिलता और उसका पार्टनर या फिर बेवफाई कर देता है, ऐसा कोई काम कर देता है जिससे बहुत ठेस पहुंचती है, तब आदमी खुद ही आइसोलेशन में चला जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर ना तो वो किसी से हंस के बात करता है, ना किसी से मिलता है, वो किसी लायक नहीं रहता, वो पागल की तरह हो जाता है। इसके ऊपर आपने एक मूवी बनी हुई है, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप देखना, उससे आपको ये वाली स्टेज पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। उस मूवी का नाम क्या था, हाँ हम तुम्हारे सनम, शाहरुख खान और सलमान खान की वो मूवी है। उसमें क्या होता है, जो माधुरी दीक्षित होती है वो शाहरुख खान की वाइफ होती है, लेकिन वो क्या सलमान खान से थोड़ी ज़्यादा बातें करने लग जाती है, तो शाहरुख खान को लगता है कि
ये मेरे साथ धोखा कर रही है और ये सलमान खान के प्रति ज़्यादा जा रही है। तो फिर उसमें उसके पास पूरा अच्छा बिज़नेस होता है, बहुत अच्छे पैसे होते हैं, घर-बार सब शाहरुख खान के पास होता है। लेकिन जब उसकी वाइफ़ ऐसा गलत व्यवहार कर देती है तो वो पूरा पागल हो जाता है। तो इस स्टेज में कि ना तो उस आदमी को ना पैसे अच्छे लगते हैं, ना इज़्ज़त अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता अगर उसका पार्टनर ख़राब निकल जाए तो। समझ रहे हैं ना? ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है अलगाव, आइसोलेशन। अगर आपका पार्टनर आपको अच्छा नहीं मिलता है या फिर वो गलत व्यवहार करता है तो आदमी फिर आइसोलेशन में चल जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, उसको कोई काम अच्छा नहीं लगता है। वहीं अगर उसको अच्छा पार्टनर मिलता है, दोनों हँस मिल के हमेशा अच्छे से रहते हैं, तो उसमें घनिष्ठता का गुण होता है, ठीक है? और प्यार वाला गुण उत्पन्न होता है, ठीक है? अब देखिए, अब हम अगली स्टेज समझते हैं, उत्पादकता वर्सेस स्थिरता। इंग्लिश में कहे तो जनरेटिविटी जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, ठीक है? उत्पादकता क्या होती है? मतलब जैसे अब पहले की 6 स्टेज में सब कुछ उसे अच्छा-अच्छा मिला और 7वीं स्टेज में उत्पादकता का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे व्यक्ति कुछ भी काम करता है और उसको अपनी फैमिली से वापस रिस्पॉन्स में, फीडबैक में वापस अच्छा मिलता है, तो उसमें उत्पादकता का गुण आ जाता है। मतलब वो ज़्यादा उत्पादन करने लगता है, जनरेट करता है। मतलब मैं कैसे ज़्यादा काम करूँ ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ और अपने बच्चों की इच्छा पूरी करूँ, उनको अच्छे-अच्छे कपड़े ला के दूँ, अच्छी स्कूल में दूँ, अच्छी स्कूल में एडमिशन कराऊँ, अपने पेरेंट्स की सारी इच्छाएँ पूरी करूँ, उनको घुमाने ले जाऊँ, इस प्रकार का। तो अगर पेरेंट्स मतलब जैसे जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स का पूरा अच्छे से आदर करते हैं इस उम्र में, 40 से जो 65 साल के जो व्यक्ति होते हैं, या जो मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, अगर हम उनका पूरे अच्छे से सम्मान करते हैं, तो उनमें जनरेटिविटी या उत्पादकता वाला गुण उत्पन्न होता है। अगर हम उन्हें उनसे प्यार से बात करेंगे, जैसे आपके पापा का फ़ोन आ जाए और अगर आप उनसे प्यार से बात करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो भी ये कोशिश करते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए और कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ, कैसे इसकी सारी इच्छाएँ पूरी करूँ, इसको बोलते हैं उत्पादकता। वहीं इसके विपरीत स्थिरता, स्टैग्नेशन क्या होता है? जब आपके बच्चे ही मतलब अपने पेरेंट्स से खुश नहीं रहते हैं और उनको हमेशा शिकायत करते थे कि पापा आपने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं लेके आए, मुझे तो और अच्छे कपड़े चाहिए थे, या मेरे दोस्तों के पास तो बाइक है, आप मेरे लिए बाइक क्यों नहीं लेके आते हो, मेरे लिए गाड़ी क्यों नहीं लेके आते हो? तो तो फिर उनके अंदर स्थिरता वाला गुण पैदा हो जाता है, स्टैग्नेशन। मतलब स्थिरता का मतलब एक चीज़ एक जगह कहीं स्थिर हो जाना। जैसे जो पानी होता है वो बहता रहता है, ठीक है? अगर वो एक जगह स्थिर हो जाए, रुक जाए, बहे नहीं, मतलब उसका फ्लो अगर फ्लो होना बंद हो जाए तो वो फिर पानी वहीं रुक जाता है। और आपको पता है जब पानी रुक जाता है किसी नदी में या कहीं जगह, तो वो फिर वो पानी खराब हो जाता है, उसमें कचरा जमा हो जाता है, वो सड़ने लग जाता है। तो वैसे ही पेरेंट्स के साथ या फिर इस एज की उम्र के व्यक्ति के साथ होता है जो 40 से 65 साल के बीच में होता है। अगर उनको शिकायतें मिलती है, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे ये लाके नहीं दिया, अगर उसके पेरेंट्स भी मतलब जो माता-पिता वो भी बोलते हैं कि भई हमारा बेटा किसी काम का नहीं है, हमारी ये इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो आदमी स्थिर हो जाता है। मतलब उसकी लाइफ रुक सी जाती है, इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन, ठीक है? और अगर उत्पादकता वाला पॉजिटिव फैक्टर ज़्यादा व्यक्ति को मिलता है तो फिर उसमें देखभाल वाला गुण उत्पन्न होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केयरिंग। मतलब वो फिर सभी का अच्छे से देखभाल करता है, सभी की अच्छे से केयरिंग करता है, ठीक है? अब देखिए, अगली जो स्टेज है वो हमारे जीवन की, लाइफ की आखिरी स्टेज है, और वो आखिरी स्टेज एरिक्सन साहब ने बताई है, संपूर्णता वर्सेस निराशा, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जीता और जो पहले की जो 7 स्टेजेस है वो पॉजिटिव वाली उसमें ज़्यादा रहती है। मतलब जो पहले वाली जो 7 स्टेजेस है वो सकारात्मक रूप से पॉजिटिव वाली ज़्यादा उसके मात्रा में रहती है, तो उसमें फिर एक संपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है। मतलब उसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से संपूर्ण जी लिया है, सारे काम उसने संपूर्णता के साथ किए, समग्रता से किए, मतलब कोई काम बाकी नहीं रहा है। इस उम्र में क्या होता है, 65 साल या उससे के बाद, 65 साल से ज़्यादा के बाद वाला व्यक्ति क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ को बचपन से लेके इस उम्र तक कोई फ्लैशबैक जैसे मूवी चलती है ना, वैसे उसको देखता है। उस एज में मैंने ऐसे किया था, मेरी शादी हुई थी तो मैंने ऐसे किया था, फिर जब मैं जॉब पे जाता था ऐसे करता था। अगर उसके साथ सब कुछ अच्छा रहा है, उसके बच्चों ने उसको अच्छे से इज़्ज़त दी है, उसके पेरेंट्स ने उसे अच्छे से पाल-पोस के बड़ा किया है, जहाँ वो काम करता था वर्क प्लेस पे उसके कलीग्स ने अच्छे से बिहेव किया है उसके साथ, तो उसको सब जगह सम्मान मिला। तब व्यक्ति में संपूर्णता का गुण उत्पन्न होता है कि हाँ भाई, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एकदम अच्छे से बिताई है, किसी को मेरे से कोई शिकायत नहीं रही है। तो उसमें संपूर्णता का गुण उत्पन्न होता है। वहीं इसके विपरीत क्या होता है, अगर उसको हर हर स्टेज में नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा मात्रा में मिले हैं,
और हर स्टेज में उसके साथ गलत हुआ है, तो फिर उसमें एक निराशा वाला भाव उत्पन्न होता है कि जब मैं बचपन में सा था तब भी मैंने कुछ खास नहीं किया, जवानी में मैं कुछ खास नहीं कर पाया, मैं अपनी इच्छा से नौकरी नहीं कर पाया, या मैं नौकरी में अच्छा नहीं कर पाया, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाया, मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी गरीबी में निकाल दी। एक ऐसा निराशा का भाव उत्पन्न होता है, मैं अपने माता पिता के लिए नहीं कर सका, मैं अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा सका, इस उम्र में मेरी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई थी। और ये एक निराशा वाला भाव लेके ही फिर आदमी फिर अपनी मृत्यु तक जाता है। और इसके अंदर गुण जो उत्पन्न होता है बुद्धिमत्ता, अगर उसके साथ सब अच्छा हुआ है तो फिर उसकी एक विजडम उसमें उत्पन्न हो जाती है, बुद्धिमत्ता आ जाती है। फिर हम ऐसे ऐसे व्यक्तियों से क्या तो हम जाके एडवाइस भी ले सकते हैं, आपने उस एज में क्या किया था, जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो हम उनकी बुद्धि का हम भी उनसे जाके सीख सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं कौन सा काम कैसे करना चाहिए, किस उम्र में हमें क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, मुश्किलों के साथ क्या करना चाहिए। तो ये आदमी ये सब चीज़ें वही बता सकता है जिसमें बुद्धिमत्ता आती है। और बुद्धिमत्ता किस में आती है, जिस व्यक्ति में संपूर्णता आती है, जिसने अपना जीवन अच्छे से जिया है। और देखिए आपको मेनली तो जो ये 5 स्टेजेस है जो पहले की, उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हमारी जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट वाली जो साइकोलॉजी है उसमें केवल यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना होती है, ठीक है ना। इसके आगे वाली जो एज है वो 20 साल से ऊपर की, वो फिर चाइल्डहुड से बाहर के दायरे में आ जाती है, ठीक है। और ये जो एज लिखी हुई है वो कहीं पे आपको 2-3 साल ऊपर नीचे लिखी हुई मिल सकती है, जैसे कहीं पे टीनेज आपको 12 या 13 वर्ष से लिखा हुआ मिल जाएगा और 18 या 17 वर्ष तक ही मिलेगा। तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो एज है उसमें 2-3 साल का गैप मतलब 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकता है। आपको ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ आप ऑप्शन देख के समझ जाओगे। आई होप आपको ये साइको सोशल डेवलपमेंट जो एरिक एरिक्सन साहब ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो समझ में आई होगी। थैंक यू।